आज का जो चैप्टर है वो दक्षिण एशिया का जो लास्ट वीडियो में रह गया था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। और बाई चांस किसी टेक्निकी प्रॉब्लम से जो है वीडियो बंद हो गई थी। अब जहाँ तक हमने नेपाल का पढ़ा था उसके आगे सिर्फ इतना था कि 2008 में जो है वहाँ पे पूरी तरीके से राजतंत्र ख़त्म हो गया। जो 7 पार्टी अलायंस ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, और 2015 में नेपाल में संविधान भी जो है पूरी तरीके से उन्होंने अपना लिया। मतलब संविधान बनने में उनका टाइम लगा और 2015 में संविधान को अपना लिया गया। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं श्रीलंका की में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो 1948 में जो है वो भी आज़ाद हो गया था। कहाँ से? ब्रिटेन के कंट्रोल से, क्योंकि भारत और जो श्रीलंका है दोनों ही ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। इसके साथ श्रीलंका का जातीय संघर्ष वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा है, जिसके बारे में मुझे जहाँ तक याद है आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि सिंगली समुदाय जो है वहाँ पे जो है उन दोनों प्रॉब्लम में सिंगली और तमिल भाषा बोलने वालों में जो है दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका को क्या देखना पड़ा था? गृह युद्ध देखना पड़ा था। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे आप रिपीट पढ़ोगे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में। चलिए अब आते हैं कि श्रीलंका को अगर मैं बात करूं तो आज़ादी के बाद जो है श्रीलंका को सबसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा था। मतलब जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे उनको जो है एक तरीके से सपोर्ट करने वाले लोग जो है राजनीति में ज़्यादा थे और उन्हीं को जो है सारी रियायत दी जाती थी। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है, देखिए श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं और दूसरे जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो राजनीति पे जो है वो किसका कंट्रोल है? सिंगली भाषा, क्योंकि ये ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले वहाँ संख्या में ज़्यादा हैं। तो जो राजनीति में जब सिंगलियों का कंट्रोल आया तो उनका मानना था कि जो तमिल है उन्हें किसी भी तरह की रियायत या जो अच्छी जो चीज़ें हैं या फिर उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहिए, उन्हें कुछ जो है स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए। और क्योंकि श्रीलंका किसका है? सिर्फ और सिर्फ सिंगली लोगों का है। श्रीलंका पे अधिकार किसका है? सिंगलियों का है, ऐसा सिंगली समुदाय के लोग मानते थे। ठीक है, 1983 के बाद जो है इसकी वजह से जब ये चीज़ें होने लगी, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होने लगी, उन्हें रियायत नहीं मिलती थी और हर जगह सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को अहमियत दी जाती थी। तो 1983 के बाद एक उग्र तमिल संगठन हमारे सामने आता है, जो एक विरोध, एक कहा जा सकता है ना कि तमिलों का जो है विरोध था। एक उग्र तमिल, उग्र का मतलब क्या है? जो हिंसा को सपोर्ट करता है, हिंसक जो है वो संगठन हमारे सामने आता है, जिसे शॉर्ट में लिट्टे कहा जाता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बात करूँ तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के नाम से जाना जाता है। श्रीलंकाई सेना के साथ इन्होंने क्या किया? सशस्त्र संघर्ष किया। मतलब कि शस्त्रों के साथ इनका संघर्ष था, हिंसक संघर्ष था, हिंसक टकराव था। इन्होंने जो है श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। इन्होंने क्या कहा कि जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए एक अलग देश जो है बना दिया जाना चाहिए। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का कंट्रोल रहा है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव था कि श्रीलंका तमिलों के हितों की रक्षा की जाए। मतलब कि भारत में भी तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं और श्रीलंका में भी। अगर मैं थोड़ा इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पे भारतीय तमिल जनता ने वहाँ पे दबाव क्यों डाला भारतीय सरकार पे? वो इसलिए डाला क्योंकि श्रीलंका में जो तमिल है वो आज़ादी के से पहले जो टाइम था जब ब्रिटेन जो है हम पे शासन करता था, तो जो भारत का जो तमिलनाडु एरिया है, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, वहाँ से जो है एक गुलाम की तरह जो है लोगों को जो है श्रीलंका लेके गए थे काम कराने के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो भारतीय तमिल है वो इनसे एक अपनापन जो है महसूस करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के जो तमिल जनता थी उसने भारत सरकार पे जो है दबाव डाला। ये आप देख सकते हैं जो आंदोलन की तस्वीरें हैं। इसके आगे हम चलते हैं कि 1987 में इसकी वजह से भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसलों को प्रत्यक्ष रूप से वो डायरेक्टली जो है शामिल हुआ भारत, और इसमें भारत की सरकार ने श्रीलंका में एक समझौता किया। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत से क्या भेजी? सेना भेजी। भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। सीधी सी बात है, वहाँ पे जब जाएगी तो जो संघर्ष हो रहा है वहाँ के देश में, लिट्टे और जो श्रीलंकाई सेना का, भारतीय सेना जो शांति सेना इनफेक्ट गई थी वो उसमें फंस गई, जिसमें श्रीलंकाई जनता को ने समझा कि भारत क्या कर रही है। भारत श्रीलंका के जो अंदरूनी मामले हैं, जो इंटरनल बातें हैं, इंटरनल जो अफेयर्स है, मुद्दे हैं, उसमें भारत इंटरफेयर कर रहा है। और 1989 में भारत को अपनी शांति सेना क्या करनी पड़ी? वापस बुलानी पड़ी।
क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि किसी दूसरे देश की जो सेना है वो उनके मामलों में दखल अंदाजी करे। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी किया। मतलब भारत और श्रीलंका को आपस में सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में जो लिट्टे था वो ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका और भारत में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। और अब दोनों फिर से जो है एक कहते हैं ना शांति वार्ताएं जो है दोनों चलाने लगे थे। अगर मैं बात करूँ तो संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो उसने जो आर्थिक विकास है वो बहुत अच्छे से किया है। विकास दर उसकी ऊँची रही है। जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक जनसंख्या पर जो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी उस पर बहुत अच्छे से उसने कंट्रोल किया है। विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। बेसिकली श्रीलंका का जो विकास रहा है बहुत तेज़ी से उन्होंने किया है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। उदारीकरण आप सबको जो है अत्यंत में याद होगा, लिबरलाइजेशन, जिसमें जो है हम अपने देश की जो सीमाएं हैं वो बाहरी देश के व्यापार के लिए क्या करते हैं, खोल देते हैं। कई सालों से देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रहा है। चलिए भारत और पाकिस्तान का संघर्ष देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते देखते हैं कैसे रहे हैं। हमें भी पता है कि भारत में ही रहने की वजह से कि इन दोनों के बीच में कितना मनमुटाव रहता है, कितनी प्रॉब्लम रहती है। देखिए दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति क्या है, केंद्रीय है, सेंटर में। अगर आप मैप देखोगे तो एक तरफ नीचे श्रीलंका है, ऊपर पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सब जो है किससे, भारत से जो है कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं वो अपनी बाउंड्रीज जो है किससे शेयर करते हैं, भारत से शेयर करते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है, केंद्रीय है, सेंटर में पड़ता है भारत। और इस वजह से जितने भी संघर्ष रहे हैं ज़्यादातर वो किससे रहे हैं, भारत से रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 65 का युद्ध, इस मसलों का समाधान नहीं हुआ। और 48 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। 48 में जो एक तरीके से युद्ध हुआ था, जो भारत आज़ाद हुआ था, 47 और 48 के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी बंटवारे के बाद। अगर आप सबने जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हो, मूवीज़ में बहुत अच्छे से दिखाया गया, अगर गदर मूवी देखी हो तो उसमें भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो उन चीज़ों में जो बंटवारे की जो त्रासदी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और उस बंटवारे के समय जो युद्ध हुआ था उसका फल क्या हुआ कि जो हमारा कश्मीर है वो 2 हिस्सों में बट गया। POK, पाकिस्तान ऑथोराइज्ड कश्मीर, और हमारा जम्मू कश्मीर तो है ही, वो आपको पता ही होगा। चलिए एक हिस्सा जो है क्या बना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, ठीक है, पाकिस्तान ऑथोराइज्ड कश्मीर। और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया है, ठीक है, ये हम सबको पता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं दोनों के बीच जो सीमा रेखा का जो बंटवारा है उसको लेकर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, जिसमें कश्मीर मसला अभी भी अनसुलझा ही रहा है। कश्मीर मुद्दा आज तक नहीं सुलझा है। सामरिक मसलों जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप सबने सुना ही होगा, उस पर नियंत्रण, हथियारों की होड़ को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनातनी रहती ही है। सियाचिन के जो ग्लेशियर्स हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए दोनों जो है आपस में लड़ते ही रहते हैं। हथियारों को इसीलिए हमेशा जो है जमा करते रहते हैं भारत पाकिस्तान में, ये हमेशा ही रहता है कि दोनों अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियारों से संपन्न रखना चाहते हैं कि जब भी युद्ध हो तो दोनों एक दूसरे को जवाब दे सके। 1998 में भारत ने पोखरण में, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण है वो पोखरण में किया गया था 1998 में। और इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पे परमाणु परीक्षण किया। बेसिकली उसे जो है होड़ लगानी थी जो भारत से, कि भारत के पास परमाणु हथियार है तो अब हमारे पास भी होना चाहिए। क्लियर। इसके आगे पढ़ते हैं कि भारत सरकार का आरोप क्या रहा है पाकिस्तान पे, कि सरकार ने जो है लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। मतलब कि भारत जो है पाकिस्तान पे हमेशा आरोप लगाता रहा है। भारत सरकार ये आरोप लगाती है कि भारत में जितने भी उग्रवादी होते हैं, हथियार जो आता है उनके पास, जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, भारत में जितने आतंकवादी हमले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो इन्वॉल्व रहता ही है। ठीक है। इसमें पाकिस्तान में 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोला बारूद दिए थे। कहा जाता है कि जो पंजाब है हमारा, वहाँ पे जो है एरिया है जो कुछ लोग हैं ऐसे जो विरोध करते हैं, और वो जो है खालिस्तान नामक, पंजाब को अलग करके खालिस्तान नाम का जो है एक अलग से राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो उग्रवादी जो एक तरीके से विरोध जो है उग्र रूप से करते हैं, अपना एक हिंसा को जो है सपोर्ट करते हैं, उनको जो है गोला बारूद या हथियार जो है कौन देता है? पाकिस्तान देता है, ऐसा भारत का आरोप है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस, जिसे ISI भी कहा जाता है, बांग्लादेश और नेपाल के जो गुप्त ठिकाने से पूर्वोत्तर भारत जो हमारा असम, मणिपुर, मेघालय वगैरह का जो इलाका है, वहाँ पर जितने भी एक तरीके से भारत विरोधी जो गतिविधियाँ हो रही है, जो नक्सलवादी आंदोलन चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश के थ्रू और नेपाल के थ्रू जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता रहता है, ऐसा भारत सरकार का आरोप है। और क्या आरोप है भारत सरकार के? पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार पे जो है क्या आरोप लगाती है? खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान, ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में है वहाँ पे कहीं हिंसक घटनाएं नहीं होती, वहाँ पे भी सिंध और बलूचिस्तान जो जगह है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल इस साइड पे लास्ट पे पड़ती है, वहाँ पे हमेशा जो है एक तरीके से हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की सरकार भारत पे ये आरोप लगाती है कि भारत उसको भड़काने में जो है काम करता है, उसको भड़काने का कार्य जो है वो कौन करता है? भारत करता है। भारत किसी न किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट करता है। इसके आगे चलते हैं कि नदी जल के बंटवारे पर सवाल क्या है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, सीमा विवाद ही नहीं चल रहा है और ना ही हिंसक घटनाओं को भड़काने की ही बात चल रही है। भारत और पाकिस्तान में तो नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद चलता है। देखिए कौन सा विवाद है। नदी जल बंटवारे को 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर विवाद चलता रहा था। 1960 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता कराया, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो है इतने सैन्य संघर्ष हुए, इतने युद्ध हुए, लेकिन ये समझौता आज भी कायम है। अगर आपको जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी का याद हो तो जिसमें सिंधु जल समझौते में ये बात कही गई थी कि 80% जल जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जल जो है भारत यूज़ करेगा। लेकिन वो बात अलग है कि भारत ने ऐसी कोई परियोजना बनाई नहीं है जिसमें वो 20% जल यूज़ कर पाए, जिसकी वजह से ये पानी भी वहीं बह के चला जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि छोटे मोटे विवाद जो है होते ही रहते हैं। कच्छ के रन में सर्किक की सीमा रेखा को लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहता है। कच्छ का रन अगर आपको याद हो तो कहाँ पर होगा? गुजरात में जाएगा, है ना। तो वहाँ पर भी दोनों के बीच में क्या सीमा विवाद बना हुआ है। समुद्री संसाधन को लेकर भी जो है एक सीधी सी बात है, गुजरात और पाकिस्तान का इलाका जो है समुद्र से वहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो संसाधन है उस पर किसका अधिकार होगा, जिसको लेकर दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहते हैं। अब आते हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। अन्य पड़ोसी देश में आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के बारे में भी पढ़ेंगे। देखते हैं किन किन बातों पे उनके साथ मतभेद है। सबसे पहले हम बांग्लादेश और भारत के बीच की बात करते हैं। दोनों के बीच में फिर से नदी जल बंटवारे को लेकर दिक्कत है, जिसमें कौन सी दो नदी आती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियों की जो हिस्सेदारी है कि किसके पास कितना उसका जल जाएगा, कौन कितना जल यूज़ करेगा, उसको लेकर मतभेद है। भारत सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने। अब भारत सरकार ने कौन कौन से आरोप लगाए देखिए। भारत में अवैध अप्रवास का ढाका से खंडन। बेसिकली भारत में जितने भी लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से आते हैं, ढाका जो बांग्लादेश की जो राजनीतिक जो एक तरीके से जगह है जहाँ पे उनके जो नेता रहते हैं, वहाँ की जो राजधानी है, वो लोग खंडन कर देते हैं कि भारत में बांग्लादेश से कोई भी अप्रवासी जो है नहीं है अवैध रूप से। लेकिन भारत ये कहता है कि वहाँ से आते हैं लोग। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, मतलब कि भारत का विरोध करने वाली जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो जमात हैं, जो समुदाय हैं, वो जो है वहाँ उनको जो है सपोर्ट कौन करता है? बांग्लादेश करता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश रास्ता नहीं देता है, इसका भी आरोप भारत लगाती है। पूर्वोत्तर इलाके बेसिकली नागालैंड, मणिपुर वगैरह जो है, वहाँ तक जाने के लिए बांग्लादेश अपने जो है देश से जगह नहीं देती है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला। ढाका ने जो है एक तरीके से बांग्लादेश की जो राजधानी है, वहाँ पर जो है ये डिसाइड किया गया है कि भारत को जो है प्राकृतिक नेचुरल गैस जो है वो नहीं दी जाएगी। म्यांमार को बांग्लादेश के इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देने जैसे मसले। मतलब कि म्यांमार जो है प्राकृतिक गैस भारत को देता है, लेकिन बांग्लादेश ने जो है वहाँ से रास्ता देने से मना कर दिया है कि हमारे देश से होकर नहीं जाएगी। तो जिसमें भी जो है भारत जो है नाखुश है। इसके आगे देखते हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत पे क्या क्या आरोप लगाती है। भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पे जो है दादा की तरह बर्ताव करती है। एक होता है ना कि बाहुबली टाइप गुंडों की तरह बर्ताव कौन करता है? भारत, क्योंकि भारत बड़ा है, इसीलिए बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो नदी जल बंटवारे के मामले में अपनी मनमानी करता है।
ठीक है। भारत सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देना। चटगांव बेसिकली बांग्लादेश में जगह है जहाँ पे विद्रोह होता रहता है, तो भारत सरकार पे यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पे जो विद्रोह होता है उसको जो हवा देना या सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने का भी आरोप है कि बांग्लादेश की जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है उसको जो है चोरी छिपे यूज़ कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ऐसा आरोप बांग्लादेश सरकार लगाती है। और व्यापार में बेईमानी करने के आरोप भी कौन लगा रहा है? जो है बांग्लादेश सरकार लगा रही है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा रहा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क साधना है। म्यांमार के थ्रू होते हुए जो है ईस्ट के जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो है व्यापारिक रिश्ते बनाना है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले में भी दोनों देश क्या सहयोग करते हैं। देखिए सहयोग के भी मामले, ऐसा नहीं हमेशा लड़ते रहते हैं। पहला लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में जिसमें म्यांमार के जरिए हम जो है दक्षिण पूर्व एशिया के जरिए ईस्ट के जो देश है उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कौन हमें सपोर्ट कर रहा है? बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो आपदा प्रबंधन है या जो पर्यावरण के मसले हैं उसमें सहयोग भी दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। 2015 में दोनों के परिक्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया था। इस बात से जो है आगे चलते हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। भारत और नेपाल के संबंध बहुत मधुर रहे हैं, बहुत मीठे रहे हैं, अच्छे दोस्ताना रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और या जो एक तरीके से कहते हैं पारपत्र वीज़ा के आ जा सकते हैं और कमा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार से संबंधित मनमुटाव कई बार हो जाता है, उसमें कुछ नया नहीं है। नेपाल की चीन के साथ जो दोस्ती है उसको लेकर भारत बिल्कुल खुश नहीं रहता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो चीन के साथ नेपाल की दोस्ती उसको लेकर भारत पसंद नहीं करता है और व्यापार में जो है मनमुटाव हो जाते हैं। नेपाल सरकार जो है भारत विरोधी जो तत्व है उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। मतलब कि अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी जो प्लानिंग है अगर नेपाल की भूमि पर हो रही है तो नेपाल की जो सरकार है उसको रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती है। ठीक है, इससे भारत सरकार को प्रॉब्लम है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। जो माओवादी आंदोलन नेपाल में चलता है भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे खुद के लिए खतरा मानती है। चौथी चीज़ है कि भारत में जो है बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो है अलग अलग प्रांतों में नक्सलवादी समूह है जिसको जो है माओवादी आंदोलन जो है वो हथियार वगैरह जो है कई बार सपोर्ट करते हैं। क्लियर, इसलिए जो है भारत की सुरक्षा एजेंसी उसे अपने लिए खतरा मानती हैं। और इसके साथ साथ जो नेपाल है वो भारत पे क्या जो है आरोप लगाता है, भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। नदी जल बंटवारे या पनबिजली में जो है आग गड़ाए है, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नदी के जो जल है या जो पनबिजली की चलने वाली चीज़ें हैं उसको भारत जो है अपने कब्जे में कर लेगा। भारत को जो है अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है भारत। उनका ये भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नेपाल जो है चारों तरफ से क्या ज़मीन से घिरा हुआ है और जो भारत है वहाँ पे तो समुद्र है ही है। तो नेपाल यह आरोप लगाता है कि अपनी ज़मीन के हिस्से से गुजरकर समुद्र तक पहुँचने से नेपाल को रोकता है भारत। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड, इन सारे मसलों पे दोनों क्या है एक तरीके से दोस्ताना रिश्ते रखते हैं। दोनों जो है इन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एक साथ। अगर बात करूँ मैं श्रीलंका की, तो जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो, उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेता जो है, जनता जो है तटस्थ नहीं रह सकते। मैं पीछे ही बता चुकी हूँ कि भारत से जो तमिल समुदाय आज़ादी के टाइम पे वहाँ गुलाम की तरह काम करने गए थे, तो इसीलिए जब उन्हें टॉर्चर किया जाएगा तो भारत के जो नेता है, भारत की जो जनता है वो जो है तटस्थ नहीं रह सकती, चुपचाप खड़े होकर जो है तमाशा नहीं देख सकती, सीधी सी बात है। तो 1987 में सैन्य हस्तक्षेप किया था भारत ने, जिसकी वजह से जो है श्रीलंका ने ये बोला कि उनके अंदरूनी मामलों में हम क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे जाके जो है भारत और श्रीलंका में मतभेद हुए थे। इसके बाद एक मुक्त व्यापार समझौता, मतलब कि किसी भी तरह के जो है रुकावट नहीं होगी, बैरियर्स नहीं होंगे, मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार ने साझा किया है, साइन किए हैं। ठीक है, और श्रीलंका में जो सुनामी से तबाही हुई थी उसके बाद जो पुनर्निर्माण का कार्य था उसमें भारत ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। क्लियर, तो इसलिए अगर मैं कह सकती हूँ कि श्रीलंका से अच्छे संबंध रहे हैं, और शांति सेना के अलावा जो लिट्टे वाला कार्यक्रम हुआ था, जो भी प्रॉब्लम हुई थी। इसके साथ आगे हम चलते हैं भूटान पे। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लों के भूटान को अपने देश से खदेड़ भगाया है। भूटान से भारत सरकार के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए जो पूर्वोत्तर में आंदोलन चल रहा है, चाहे वो उग्रवादी नक्सलवादी आंदोलन हो या गुरिल्ला वाला आंदोलन हो, तो जितने भी
भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और भूटान जो है उनके लिए अपनी ज़मीन पे जो है किसी भी तरीके की जो एक रियायत है वो नहीं देता है। उसे जो है उसने अपनी ज़मीन से खदेड़ दिया है, भगा दिया है कि आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी योजनाओं में हाथ बटा रहा है, पैसे दे रहा है। विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान, पैसे या दान जिसे कहा जाता है, वो भारत ही देता है। मालदीव के साथ भी भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण है, मैत्रीपूर्वक है। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ बाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था। भाड़े के जो एक तरीके से गुंडे जो है बुलाए गए थे मालदीव पे अटैक करने के लिए। तो जब श्रीलंका से जो गुंडे आए थे मालदीव पे, उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उस आक्रमण को रोकने के लिए मालदीव ने भारत से मदद मांगी थी और भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्यवाही की थी। और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी मदद की है। इसके आगे अगर मैं बात करूँ शांति और सहयोग की बात, तो दक्षेज जो है पूरे जितने भी हमारे एक तरीके से साउथ एशिया के जो देश है उन्होंने मिलकर एक जो है संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, दक्षेज, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क भी कहा जाता है। और सार्क बहुत फेमस है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा ये जो है बहुस्तरीय संसाधनों को आपस में सहयोग जो है करना या व्यापार को बढ़ावा देना दक्षिण एशियाई देशों के लिए ये जो है बनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके सदस्यों में, तो 2002 में जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर इन्होंने दस्तखत किए थे। दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का इसमें वादा किया गया था कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में व्यापार करने के लिए किसी भी तरीके का जो टैक्स है या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं यूज़ की जाएगी या किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी। ठीक है। 2004 में जो है साफ्टा पे हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया था। इसमें समझौते में लक्ष्य था कि देश के बीच जो आपसी व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क है, जो टैक्स है, यही बताया मैंने, जो सीमा शुल्क है, जो टैक्स है, उसको कम कर दिया जाएगा। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर, मतलब कि साफ्टा को एक जरिया बनाकर भारत क्या उनके बाज़ारों में सेंध मारने की कोशिश कर रहा है, उनके देश के बाज़ारों में घुसने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, साफ्टा की ओट लेकर। क्लियर। इसके आगे अगर मैं बात करूं, व्यावसायिक उद्यम, व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पे कौन असर डालना चाहता है? भारत डालना चाहता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है या कुछ देशों की जो राजनीतिक है उनको मानना है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, भारत सोचता है कि साफ्टा के क्षेत्र से हर देश को फ़ायदा होगा, लेकिन भारत का क्या मानना है कि साफ्टा जब ये लागू हो जाएगा तो हर एक देश को जो है इसका फ़ायदा होगा, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी चीज़ों के जो है एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना आसान हो जाएगा दूसरे देशों के लिए। और पूरा जो क्षेत्र है वो मुक्त व्यापार बन जाएगा। राजनीतिक मसलों पर ज़्यादा जो है बातचीत होगी। पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर मैं बात करूँ तो दोनों देशों ने पंजाब वाले हिस्सों के बीच बस मार्ग खोले हैं। कौन से 2 देशों ने? भारत और पाकिस्तान ने। वीज़ा को जो है आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ तो अभी जो है कुछ चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। अगर आप रिसेंटली का लिखना चाहो तो अभी 2020 और 21 में जो है फिर से ये चीज़ें बंद कर दी गई थी। ठीक है। इसके आगे मैं बात करूँ तो कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, ये हम सबको पता है। अगर मैं ये बात करूं कि भारत को जो है अपने पड़ोसियों से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। पड़ोसी तो हर जगह होंगे और सबसे बड़ी बात, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, है ना। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान के साथ रही है। भारत चीन संबंधों में ये सबसे मुश्किल प्रॉब्लम रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास रहती ही रहती है। ठीक है। इसीलिए जब भारत और चीन के संबंध की बात उठती है तो चीन और पाकिस्तान के जब संबंध ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा मैत्रीपूर्वक होते हैं, तो भारत और चीन में अपने आप जो है दूरियां आ जाती हैं। क्लियर। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहाँ पे जब दुश्मन का जो दोस्त होगा वो हमारे लिए दुश्मन की तरह होगा, हम ये सोचते हैं। ठीक है। इसके साथ 1991 के बाद जो है भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी हद तक सुधरे। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बेहतर किए हैं। वे भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में लड़ना कम कर दे और दोनों के साथ जो है वो अपने व्यापारिक संबंध अच्छे कर सके। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुआ है, उदार की नीति अपनाई गई है, लेकिन जनसंख्या और बाजार के आकार में अभी भी ये क्षेत्र बहुत भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के जो हित है वो बंधे हुए हैं। अमेरिका इसीलिए दोनों ही देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखना चाहता है, दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर पिछली वीडियो देखनी है आप तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें।